हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो गाइस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजी प्यून एग्जाम की और सीजी टेट एग्जाम की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, हमारे एकेडमी के द्वारा आपके लिए सीजी प्यून और सीजी टेट एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है, जो कि 5 सितंबर से चालू होगा। ठीक है गाइस, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू हो चुका है। बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसका करा लिया है। तो गाइस, आप भी जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। बात करें इसकी प्राइस की, तो सीजी प्यून एग्जाम का प्राइस भी 149 रुपीज़ है और सीजी टेट एग्जाम का प्राइस भी 149 रुपीज़ ही है। और गाइज, इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आयोग के पैटर्न पे आधारित होंगे और इसमें आपको एक प्रश्न पत्र प्लस OMR शीट भी दी जाएगी, जो कि PDF फॉर्म में होगा। आप इसे प्रिंट करा के आप OMR शीट को भर के हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे हम आपको आपकी रैंक बता देंगे चेक करके। टेस्ट पेपर का सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगा। तो गाइस, आप जरूर इस टेस्ट सीरीज को दिलाएं और देखें कि सीजी प्यून एग्जाम और सीजी टेट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी भी कितनी मजबूत है। तो गाइस, चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, आज का पहला क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर काटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए गाइस, कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी अगर यह योजना विफल हो जाए? तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? तो देखिए गाइस, तो इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। क्यों उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि इससे क्या होगा, बाजार में जो है वो पैसा बहुत मात्रा में बढ़ जाएगा। ठीक है गाइस, मुद्रा का जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, देखिए, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर बांटते हैं। इस युक्ति को हिनात प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हिनात प्रबंधन कहते हैं। इससे बाजार में क्या होता है, मुद्रा की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, जिससे मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो देखिए गाइस, हमें इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए, देखते हैं, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग है। ये तो सही है, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक है। क्या सार्वजनिक क्षेत्र का सभी उद्योग लाभदायक होता है? बिल्कुल गलत। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, ये भी सही है। तो देखिए, इसमें कौन कौन सा सही है? पहला और तीसरा जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लाइसेंसिंग क्षेत्र में शामिल नहीं है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए लाइसेंस लेना उतना जरूरी नहीं है? देखिए, अल्कोहल, शराब बेचने के लिए तो लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। विस्फोटक सामग्री, अगर आप किसी विस्फोटक सामग्री का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे पटाखा हो गया या और भी अन्य चीज़ें, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। खतरनाक रसायन, अगर आप कोई खतरनाक रसायन बेचते हैं या आप उसका बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है लाइसेंस लेना। जो इसमें से नहीं है वो है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग जो है वो लाइसेंसिंग क्षेत्र में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, उद्योग अनिवार्य लाइसेंस के अंतर्गत शामिल है। देखिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो उद्योग लाइसेंस के अंतर्गत आती हैं? पहला अल्कोहल एवं पेय पदार्थ, दूसरा तंबाकू एवं सिगरेट उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक व रक्षा उपकरण। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करते हैं तो आपको उसके लिए लाइसेंस की जरूरत है। अगर आप तंबाकू सिगरेट का बिजनेस कर रहे हैं, उत्पाद कर रहे हैं, तो उसके लिए भी, अल्कोहल शराब बेचने के लिए या कोई पेय पदार्थ, उसके लिए भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिक विस्फोटक और खतरनाक रसायन, जैसे मिथाइल हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, इन सभी के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है गाइस, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? कौन से वर्ष में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आयोजन किया गया था? देखिए, वो 2004 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसके लिए किया गया था ये? तो देखिए, ये जो है वो अनुसूचित जनजाति
जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए किया गया था। ठीक है गाइस, याद रखिएगा। चलिए देखिए, 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें 75% सीटें अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित है और वही 25% जो सीटें हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनके परिवार की बालिकाओं के लिए। ठीक है गाइस, ये किसके लिए था? बालिकाओं के लिए ही था। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसका आरंभ कब हुआ था। तो देखिए वर्ष 1985-86 में इसे जो है वो प्रारंभ किया गया था। ठीक है गाइस, और इसका उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति इनके लिए था, और जो बंधुआ मजदूर जो छुड़ाए गए थे, ठीक है, जो मुक्त कराए गए थे, छुड़ाए गए थे क्या? बंधुआ मजदूर, इनके लिए जो है वो मकान का निर्माण करना था। ठीक है गाइस, तो इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य था। तो देखिए इंदिरा आवास योजना का जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना। ठीक है गाइस, अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985-86 में RLEGP की एक उप योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी। ठीक है गाइस, एक उप योजना के रूप में इसे चालू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो सबसे गरीब लोग थे उनको, तथा जो बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया गया था उनको मकानों का निर्माण कराना। ठीक है, उनके लिए मकान देना। इसके लाभार्थियों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है और वर्तमान में यह भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 घटकों में से एक है। ठीक है गाइस, इंदिरा आवास योजना के तहत मैदानी इलाकों में मकान निर्माण के लिए 70,000 रुपए, मैदानी इलाकों में मकान के निर्माण के लिए 70,000, पहाड़ी और दुर्लभ इलाके जो है वहां के लिए 75,000 की सहायता जो है प्रदान की जाती है। वर्तमान में इसके स्थान पर देखिए, पहले ये चलता था, लेकिन आज की बात करें तो वर्तमान के समय में अब इसके स्थान पे जो ये पैसे की सहायता राशि दी जाती थी उसके स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित है। ठीक है गाइस, जिसमें मकान बना के दिए जाते हैं। चलिए अगला है स्वाधार योजना है। स्वाधार योजना क्या है? देखिए जो स्वाधार योजना थी वो वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था के लिए था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? देखिए किस उद्देश्य के लिए स्वावलंबन योजना बनाई गई थी? ग्रामीण महिलाओं के रोजगार के लिए, शहरी महिलाओं के रोजगार के लिए, या विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के लिए? देखिए तीनों ही गलत है। जो स्वावलंबन योजना बनाई गई थी वो महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए बनाया गया था। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? जो बच्चों को मध्याह्न भोजन कराया जाता है, आप सभी जानते होंगे सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना भी कहते हैं उसे, तो उसके लिए जो प्रबंध और जो वित्त जो पैसे होते हैं उसकी व्यवस्था कौन करता है? तो देखिए उसकी जो व्यवस्था करता है वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है गाइस, किसके द्वारा होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस अगला है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना। किसको करवाना है? पर देखिए नगरीय जनसंख्या को, ग्रामीण की जनसंख्या को, या ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को, या जनजाति जनसंख्या को? ये किसके लिए किया गया था? तो ये है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के लिए। ठीक है, किसके लिए? ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य जो है वो किया गया था, कार्यक्रम जो है चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? देखिए कब लागू किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो है वो 2 अक्टूबर 1952 को जो है वो ये लागू किया गया था। और ये किसके लिए किया गया था? तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये जो है कार्यक्रम जो है वो चलाया गया था। ठीक है गाइस, तो देखिए कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लागू की गई थी। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विकास का रास्ता जो है तैयार किया गया। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। देखिए गाइस, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो अटल बिहारी सरकार के समय में चालू की गई थी। ये कब चालू की गई थी? तो अटल बिहारी की जब सरकार थी उस समय से चालू किया गया था। और कब किया गया था? तो देखिए ये 25 दिसंबर सन 2000 में इसे चालू किया गया था। ठीक है गाइस, याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, ग्रामीणों को सड़क से जोड़कर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना ही इसका उद्देश्य था। तो ये किसके लिए बनाया गया था? ये उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस, उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने के लिए जो है ग्राम सड़क योजना लाई गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना अटल बिहारी सरकार के समय में 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ किया गया। ठीक है गाइस, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि शहर से जोड़कर ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कर सामुदायिक जीवन का विकास करना। ठीक है, तथा जो ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको क्या करना? पूरा करना। इस योजना के तहत ग्रामों को 12 मासी सड़कों से जोड़ा गया। कितने मासी? 12 मासी सड़कों से जो है जोड़ा गया था। मैदानी क्षेत्र को 500 से अधिक जनसंख्या और जो पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्र से उनको 250 से अधिक जनसंख्या। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? बताइए गाइस, कौन सा संगठन करता है? मैंने आपको इसके बारे में कई बारी बताया है। देखिए, जो इसका कार्य करता है वो किसके द्वारा होता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा इसका कार्य जो है वो किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेबी। सेबी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से हमेशा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बात करें सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। ठीक है गाइस, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो 30 जनवरी 1952 को हुआ था। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। याद रखिएगा गाइस, बहुत बार मैंने आपको इसके बारे में जो है बताया है। तो देखिए, भारतीय शेयर बाजारों के लिए जो मुख्य नियंत्रक का कार्य है वो कौन सा संगठन करता है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी जिसे कहते हैं, शेयर बाजार की क्रियाओं का क्या करती है? नियंत्रण करती है। स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण इसका 30 जनवरी 1992 को। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अब इसके प्रवर्तक बैंक कौन कौन से हैं? तो देखिए, IDBI है, ICICI है और IFCI है। ठीक है गाइस, चलिए देखिए, गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? देखिए गाइस, किससे संबंधित है? कटे फटे पुराने करेंसी नोटों से? बिल्कुल नहीं। सोना चांदी से? ये भी नहीं। निर्गम पत्र से भी नहीं। किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है आपको। ये जो टेस्ट सीरीज है हमारे द्वारा चलाया गया CG पुणे और CG टेट का,
आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 5 सितंबर से जो टेस्ट है चालू हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर 8305843617 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको नंबर जो है दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया था भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को? देखिए मैंने आपको बताया कि 1948 में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो स्वीकार किया गया था। तो देखिए 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत कब किया गया था? 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है विश्वसनीय प्रतिभूतियों से? क्या होती है विश्वसनीय प्रतिभूतियां? तो देखिए जो विश्वसनीय प्रतिभूतियां होती है वो ऐसी कंपनी के शेयर होते हैं। क्या होते हैं? एक तरीके से भी शेयर होते हैं ऐसी कंपनी के जिनकी जो उत्पादन है, उत्पादन की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है और इनका जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंध जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है और इसमें हमेशा क्या है, अच्छी आय और लाभांश प्राप्त होती है। ठीक है गाइस, अच्छा इसमें आय और लाभ भी है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, वो होती है विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य ऐसे कंपनी के शेयर से है जिनकी विस्तृत उत्पादन श्रृंखला हो, जिनका उच्च प्रबंधन हो तथा जिनसे हमेशा ऊंची आय तथा लाभांश प्राप्त होता रहे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अप्रासंगिक है? कौन सा है जो इनमें से अप्रासंगिक है? तो देखिए इसमें देखिए जो सेंसेक्स है ये किससे संबंधित होता है? शेयर बाजार से। ठीक है गाइस, किससे संबंधित होता है? शेयर बाजार से। BSE जो है वो शेयर बाजार से संबंधित है और ये जो निफ्टी भी है वो किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। लेकिन बात करें सैप्स की, तो सैप्स जो होता है वो वित्तीय असंतुलन को ठीक करने का कार्य करता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है? वित्तीय असंतुलन को ठीक करने का काम करता है। ठीक है गाइस, तो देखिए जो इनमें से एक अप्रासंगिक है, मतलब जो इनमें से एक अलग है वो है सैप्स, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सेंसेक्स, BSE तथा निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित है, जबकि सैप्स एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वित्तीय असंतुलन को ठीक करना है। सैप्स को सरकार ने नई आर्थिक नीति के साथ 1991 में प्रारंभ किया था। ठीक है गाइस, चलिए अगला देखते हैं, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। किससे आधारित है? नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है किससे? अनुपातिक कोष से, न्यूनतम से, स्थिर से या पूर्ण परिवर्तनशील से? देखिए ये जो आधारित है वो न्यूनतम कोष प्रणाली से आधारित है। ठीक है गाइस, न्यूनतम कोष प्रणाली में क्या होता है कि जब भी सरकार मुद्रा जारी करती है तो उसको अपने पास कम से कम 200 करोड़ का जो पूंजी जो है वो अपने पास रखना होता है। ठीक है गाइस, कितना? 200 करोड़ की पूंजी जो है वो अपने पास आरक्षित रखना जो जरूरी है, जिसमें से जो है वो 115 करोड़ का क्या होना चाहिए? सोना होना चाहिए और बाकी जो 85 करोड़ रुपए की प्रतिभूति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रतिभूति होनी चाहिए। याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए न्यूनतम कोष प्रणाली में भारतीय रिजर्व बैंक जब भी नई मुद्रा जारी करती है, ठीक है गाइस, जब भी वो नया मुद्रा जारी करता है तो उसको स्वयं के पास, खुद के पास कम से कम 200 करोड़ की पूंजी आरक्षित रखना है, जिसमें 115 करोड़ का स्वर्ण यानी कि सोना और 85 करोड़ की प्रतिभूति के रूप में होती है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है मुद्रास्फीति के संबंध में? देखिए भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। क्या सिर्फ भारत सरकार का ही उत्तरदायित्व है? तो बिल्कुल गलत है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल गलत, उसकी भूमिका है।
घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में जो सहायता करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए, यदि रेपो रेट में वृद्धि होती है तो क्या होगा? मुद्रा का प्रसार कम होगा, मुद्रा का प्रसार बढ़ेगा, या मुद्रा का प्रसार कम या अधिक दोनों हो सकता है, या मुद्रा प्रसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अगर रेपो रेट में वृद्धि होती है, देखिए क्या होता है, तो मुद्रा का प्रसार जो है वो कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक समय के लिए जिस दर से पैसा उधार देती है उसे क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। ठीक है, देखिए, अगर रेपो दर में वृद्धि कर दी गई तो वाणिज्यिक बैंक जो है वो अल्पकालीन ऋण जो है वो कम लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई? कौन से वर्ष लागू की गई थी दशमलव पद्धति? देखिए, दशमलव पद्धति जो है वो 1957 से लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, देखिए, 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई। 1957 से 1964 तक साल से उत्पादित पैसा को नया पैसा कहा जाता था। लेकिन देखिए, 1964 के बाद नया पैसा में से नया शब्द जो है वो हटा कर अब इसे केवल पैसा ही जो है कहा जाता है। ठीक है गाइस, चलिए, देखिए, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में छोड़ दिया था, आपको इसका उत्तर जानना था। तो देखिए, इसका उत्तर है क्रेडिट कार्ड में। किसमें होता है? क्रेडिट कार्ड के लिए। तो गाइस, हमारा ये वीडियो यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि और भी लोगों तक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो गाइस, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।